G20 हम लोग तो सब जान चुके हैं अभी तक कि जो G20 का प्रेसिडेंटशिप है वो भारत के पास है, और जो G20 का सम्मेलन हुआ वो न्यू दिल्ली में 9-10 सितंबर को हुआ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये G20 क्या है, G20 कैसे शुरू हुआ था, G20 काम कैसे करता है और भारत का क्या स्टेटस है इन G20 कंट्रीज में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए G20 में 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है अभी, और एक यूनियन एड हो गया अफ्रीकन यूनियन। तो अब शायद G21 बोला जाए या G20 ही बोला जाएगा, जिसमें 19 कंट्रीज और 2 यूनियन होगा, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा अफ्रीकन यूनियन। ये जो G20 है ये 85% वर्ल्ड के जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, 75% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है और 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो G20 है ये मेनली G7 के एक्सपेंडेड वर्जन है, जिसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इन्हीं को एक्सपेंड करके G20 बनाया गया था। G20 में और भी बाकी कंट्रीज को ऐड किए गए थे। अब G20 बना कैसे, इस बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए 1991 में ना यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, जिसके बाद से और उसी टाइम पे ना ग्लोबल साउथ में इस रीजन में इंडिया, चाइना, आपका फिलीपीन, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री इमर्ज होके बाहर आ रही थी। अब ये सब कंट्रीज बहुत तेजी से इनका इकोनॉमिक बढ़ रहा था, तो इन्हीं सब कारणों से 1997 में एक एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, मेनली वियतनाम, फिलीपीन, साउथ कोरिया, ऐसे इन कंट्रीज में, जिसका असर लैटिन अमेरिका कंट्रीज में भी देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन में अगर एक कंट्री प्रभावित होती है, एक कंट्री में डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है, तो वो बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिलता है। जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान में अगर तेल की उत्पादन कम हो तो वो भारत में भी देखने को मिलेगा, और वैसे ही भारत में अगर फूड ग्रेन्स की मात्रा प्रोडक्शन कम हो तो वो उन कंट्रीज में भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह ये यहाँ पर भी था क्राइसिस, आपके एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज में हुए थे, जिसका प्रभाव लैटिन अमेरिका कंट्रीज तक देखने को मिला था। इस क्राइसिस से लड़ने के लिए जो G7 कंट्रीज थी या फिर IMF था या वर्ल्ड बैंक था, वो उतने कैपेबल नहीं थे लड़ने के लिए, इस क्राइसिस को दूर करने के लिए। तो इसलिए G20 बनाया गया। इनिशियली 1998 में G22 के साथ शुरू हुआ था। G22 मतलब 22 देशों का ग्रुप था, जो कि परमानेंट नहीं ग्रुप था, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप था कि हाँ क्राइसिस को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद एक ग्रुप की कोई मतलब नहीं रहेगी। ठीक उसके बाद एक साल बाद 1999 में और 11 कंट्रियों को ऐड किया जाता है और G33 बोल के एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें 33 देशों का समूह रहता है। ये 2 बार मिलते हैं 1999 में। उसके बाद फाइनली 1999 के ही एंड में आपका G20 का परमानेंट गठन होता है। अब ये G20 1999 में तो बना, लेकिन ये हमेशा चला नहीं। हर साल इसके मीटिंग होते थे, बट ये मीटिंग के कोई उतने मायने नहीं होते थे। फॉर्मल टाइप के मीटिंग्स होते थे, बट उसमें कुछ वैसा आउटकम नहीं आता था। मेन G20 की कहानी शुरू होती है 2008 से। एक्चुअली क्या हुआ था ना, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था पूरे वर्ल्ड में। अगर हम लोग देखें 1929 और 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, तो उसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था तो वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसमें डिमांड इतना कम हो गया था ना कि अब मतलब वो डिप्रेशन की तरफ जाने वाला था, जिसे हम लोग इकोनॉमिक रिसेशन अभी बोलते हैं 2008 के क्राइसिस को। तो इसमें जो फ्रांस, जो EU का, यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट भी था, उसने कहा कि इस क्राइसिस को दूर करने के लिए हमें कुछ अलग ग्रुप बनाने पड़ेंगे। G7 कैपेबल नहीं है इन क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। बट अब वहां पर कंडीशन ये थी कि अब ये ग्रुप में किसे बुलाया जाए, तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन बचा कि जो G20 1999 में बना था। तो G20 को फिर से बुलाया गया 2008 में, जिसका फर्स्ट समिट बैठक हुआ था वाशिंगटन DC में, US में। समिट का नाम दिया गया था समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। उसके बाद से ये हर साल लगातार बैठक होती रही, और इस साल बैठक इंडिया में हुआ। इससे पहले साल वाला बैठक इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये G20 काम कैसे करता है। G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है। बाकी जैसे हम लोग अगर देख लें तो यूनाइटेड नेशन हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब आपके फॉर्मल
ये सब आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, मतलब इनका खुद का सेक्रेटरीट है, खुद का स्टाफ है, इनके प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है। बट ऐसा G20 के लिए, G20 के साथ नहीं है। G20 का कोई अपना कोई सेक्रेटरीट नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। इसके प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट नहीं होते, वो रोटेशनल बेसिस पे होते हैं। मतलब आज इस कंट्री के पास है तो कल दूसरे कंट्री के पास जाएगा। 1 साल का प्रेसिडेंटशिप होता है। ये प्रेसिडेंसी जो होती है, ये जो प्रेसिडेंसी होता है, ये सपोर्ट होता है ट्रोइका के द्वारा, मतलब प्रीवियस, करंट और प्रेजेंट प्रेसिडेंसी के द्वारा। प्रीवियस जो प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास था, करंट जो इंडिया के पास है, और फ्यूचर इनकमिंग प्रेसिडेंसी जो आपके ब्राजील के पास जाने वाला है। तो इन 3 कंट्री से ट्रोइका बनता है। ट्रोइका एक रशियन ओरिजिन है, मतलब वो 3 घोड़ों वाला गाड़ी होता है, उसी शब्द से ओरिजिन है। अब ये जो प्रेसिडेंसी होते हैं ये 19 कंट्रीज के बीच में ही चुने जाते हैं। यूरोपियन यूनियन से प्रेसिडेंटशिप नहीं चुना जाता है। इन 19 कंट्रीज को 5 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। इस ग्रुप, हर ग्रुप में 4-4 कंट्रीज हैं, ग्रुप 3 में 3 कंट्रीज हैं। इन चारों कंट्रीज में आपस में डिसीजन होता है कि कौन प्रेसिडेंसी लेगा। जैसे इस बार ग्रुप 2 से इंडिया निकला, तो ये 4 कंट्री, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की है, ये आपस में डिस्कशन करते हैं कि कौन प्रेसिडेंटशिप लेगा। तो फाइनली अभी इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप मिला है। अब ये प्रेसिडेंसी मिलने के बहुत होनर भी होते हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि G20 का ना ही कोई सेक्रेटरीट है, ना ही कोई स्टाफ है। तो जो ये जितने एजेंडा होते हैं, जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंटशिप रहता है उसी कंट्री को ये हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया के पास है, ये सारे जो ह्यूमन रिसोर्सेस लगेंगे ये सारा इंडिया प्रोवाइड करेगा। स्टाफ से हो गया, होस्ट, सारे कंट्रीज को होस्ट करना, ये सारा कुछ इंडिया करेगा। इवन जो आपके समिट के बैठक होंगे वो भी इंडिया में ही होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये G20 काम कैसे करता है, इसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है। देखिए G20 में 2 फॉर्मल ट्रैक हैं और एक इनफॉर्मल ट्रैक है। 2 फॉर्मल ट्रैक में एक आता है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा आता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक जो कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर रहते हैं, जो साल में 3-4 बार मिलते हैं और जिनका मेन एजेंडा यही रहता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब पे बात करें। इसके बाद शेरपा ट्रैक में हर कंट्री अपनी तरफ से एक बंदे को नियुक्त करती है जिससे मिलके शेरपा बनता है। शेरपा का मेन वर्क ये रहता है कि ये सोशो इकोनॉमिक इशू पर ध्यान दे। टूरिज्म हो गया, करप्शन हो गया, आपके हेल्थ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब पे काम करें। और एक आता है आपका एंगेजमेंट ग्रुप। एंगेजमेंट में ये अनऑफिशियल रहते हैं, मेनली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, ये सब होते हैं। अब इसके बाद आता है कि G20 में सिर्फ G20 के ही मेंबर रहते हैं कि और भी मेंबर आते हैं। G20 के मेंबर्स के अलावा बाकी कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है। जैसे इस साल बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे कंट्रीज आए थे। ये हर साल कोई ना कोई देश आते रहता है। ये G20 के प्रेसिडेंसी के ऊपर है कि वो कितना कैपेबल है किस कंट्री को बुलाने के लिए। और सिर्फ कंट्रीज ही नहीं, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपके UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब तो आते हैं। इसके बाद भी अगर वो प्रेसिडेंसी कैपेबल रहा तो वो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी बुला सकता है। जैसे इस बार इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बुलाया है। इसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। जैसे इस बार जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एशियन भी आया है, सार्क भी आया है, आपके अफ्रीकन यूनियन भी आए हैं, जो अफ्रीकन यूनियन को इस बार परमानेंट मेंबर का भी दर्जा मिला। अब हम लोग ये बात करते हैं कि G20 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। G20 जब इनिशियली शुरू हुआ था तो ये फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए शुरू हुआ था कि वर्ल्ड में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने रहे। बस लास्ट ईयर कोविड के बाद लोग अब ये डिसाइड किए कि हमें अब हेल्थ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। हेल्थ मतलब कोविड से ही, जब कोविड में पूरे वर्ल्ड जूझा तो उससे ये हुआ कि अब हेल्थ पे भी चर्चा करना चाहिए। तो इस साल का जो समिट था जिसके आउटकम हेल्थ के ऊपर काफी चर्चा हुई, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी चर्चा हुई, ग्रीन फ्यूल के ऊपर काफी चर्चा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी चर्चा हुआ कि ग्रीन एनर्जी को कैसे डेवलप किया जाए, CO2 कैसे कम किया जाए। ये सब अब नए नए मुद्दे G20 के बन गए हैं। अब हम लोग ये देखते हैं
कि इंडिया का क्या स्टेटस है इस G20 कंट्रीज में। देखिए, अगर हम पॉपुलेशन का बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे है। इस साल चाइना को भी पीछे कर दिया पॉपुलेशन में, और इंडिया नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के मामले में। अगर हम परचेसिंग पावर पायरिटी की बात करें तो इंडिया सबसे नीचे है, बाकी कंट्रीज से G20 में जितने भी कंट्रीज हैं उनसे सबसे नीचे है इंडिया। और भी है, अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करें तो इंडिया इन बाकी कंट्रीज से सबसे ज्यादा पुअर पीपल का परसेंटेज शेयर करता है। और इवन हम लोग हेल्थ की बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी परसेंटेज है हेल्थ पर, जीडीपी का एक्सपेंडिचर परसेंटेज है हेल्थ पर मात्र 3% है। वहीं हम लोग यूएसए का बात करें तो वो 18% है। तो ऐसे इंडिया इन सब चीजों में G20 कंट्रीज से काफी पीछे रह जाता है, जहां पे इंडिया इस चीज को इंप्रूव कर सकता है। इंडिया ऐसे ही अब ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के बाहर आ रहा है। रिसेंटली हम लोग 7-8 साल की बात उठाएं तो इंडिया अपने ग्लोबल इमेज काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। अभी कोई भी कंट्री हो, यूएस हो, जापान हो, रसिया हो, अगर इंडो पैसिफिक के रीजन में अगर उससे कुछ करना है तो वो बिना इंडिया के हेल्प से कर ही नहीं सकता। अगर यूएसए को चाइना को काउंटर करना है तो बिना इंडिया के वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। अगर जापान को चाइना को काउंटर करना है तो बिना इंडिया के काउंटर नहीं कर सकता। तो इंडिया अभी इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर उभर के बाहर आया है। और इस साल ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन के कारण इस साल का जो थीम था G20 का, उसे वासुदेव कुटुंबकम का नाम दिया गया है। वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा उपनिषद से, एंशिएंट उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो ये था आज का वीडियो में। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।